अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम जो है ना हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर था ना, 5 यूनिट 5 जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसको हम लोग कवर अप करेंगे और ये यूनिट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अब जो है ना हम लोगों ने थोड़ा स्पीड से चलना है क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर रहते हैं, चैप्टर्स रहते हैं। ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स आप लोग के रहते हैं और सारे वो हैं जिनमें डिजीजेज है, ठीक है। सो अभी तक तो हम लोगों ने कॉमन चीज़ें पढ़ी हैं जिसके बारे में पहले भी आपको नो हाउ थी। और अब हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे आगे आगे कि जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी कवर अप करना है, आप लोगों ने भी साथ साथ जो है ना लेक्चर्स लेने हैं। सो इसमें जो है ना हमारे पास जो है ना केयर रह गई थी कि जब न्यूबॉर्न है उसकी हम लोगों ने जनरल केयर किस तरह करनी है, नर्सिंग केयर, ठीक है। नंबर 1 तो ये है कि कोई भी बेबी डिलीवर हुआ है ना, सबसे पहले हम लोगों ने ना काम ये होता है कि हम लोगों ने उसका जो एयर वे है ना वो मेंटेन रखना होता है। अगर हम लोग को एयर वे जो है ना उसका पेटेंट नहीं ना रखेंगे तो प्रॉपर जो है ना वो अपनी रिस्पायरेशन नहीं करेगा, उसके लंग्स जो है ना प्रॉपर जो है ना वो वर्किंग में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स में जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फंक्शन क्या है कि हम लोगों ने पेटेंट एयर वे मेंटेन करना है, जिसमें ये होता है कि हम लोगों ने जो बेबी है उसकी पोजीशन हम लोगों ने नॉर्मल रखनी है। सुपाइन पोजीशन है जिसमें उसकी जो नेक है ना न्यूट्रल नेक पोजीशन के अंदर, ठीक है। ना ही तो हम लोगों ने उसकी फ्लेक्शन करनी है ना ही हाइपर एक्सटेंशन करनी है। उसके अलावा जो है ना अगर हमें मतलब विजिबल कोई सिक्रीशंस नजर आ रही हैं तो उसको हम लोगों ने कवर अप करना है। जैसे मैं आपको ना ये बताती हूँ कि हम लोग जो है ना एक शक्कर रखते हैं सिक्रीशंस निकालने के लिए। ये देखिए, एक बल्ब सिरिंज हम लोग रखते हैं इन फैट के पास। सक्शनिंग अगर हमें मतलब सक्शनिंग की जरूरत है ना, अगर उसके माउथ के अंदर कोई सिक्रीशन वगैरह हमें नजर आ रही हैं जिसकी वजह से उसे जो है ना प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो हम लोग जो है ना वो बल्ब सिरिंज होता है वो माउथ के अंदर डाल के तो वो हम लोग जो है ना पंप करते हैं, तो उसकी वजह से सिक्रीशन जो है ना वो बाहर निकल आती है। और समटाइम इस तरह होता है जो सिक्रीशन है ना वो इस जो है ना मैनुअल तरीके से नहीं आती, तो फिर उसके लिए हम जो बेबी है ना उसको हम लोग मैकेनिकल सक्शन यूज करते हैं, जो आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में भी देखी होगी कि हम लोग वो सक्शन मशीन के साथ ट्यूबिंग लगा के और फिर उससे हम लोग पेशेंट्स जो है ना उनको रिमूव करते हैं। उसके अलावा जब हम लोगों ने ये सब चीज़ करनी है मैकेनिकल, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर कैथेटर साइज होना चाहिए ताकि जो है ना बेबी उसका कोई म्यूकोजा वगैरह डैमेज ना हो और उसे एडिमा वगैरह ना हो। उसके अलावा ये उन्होंने कहा है कि जब हम लोगों ने ओरोफ्रिंजियल सक्शनिंग करनी है ना, यानी माउथ से जब सक्शनिंग करनी है ना, तो हम लोगों ने 5 सेकंड तक जो है ना परफॉर्म करनी है। और हम लोगों ने सफिशिएंट टाइम भी देना है कि दोबारा जो है ना बेबी रीऑक्सीजनेट भी हो जाए। जब हम लोग सक्शनिंग करते हैं ना तो बेबी जो है ना उसकी जो है ना सेचुरेशन ड्रॉप होती है, ऑक्सीजन उस टाइम उसे नहीं जाती, उसकी सेचुरेशन ड्रॉप हो गई, फिर उसके दरमियान में हमने उसे प्रॉपर टाइम देना है कि वो प्रॉपर जो है ना अपने ऑक्सीजन इनहेल करे और जो है ना दोबारा अपनी वही पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो नंबर 1 ये था कि हम लोग उसका एयरवे पेटेंट मेंटेन कर रहे थे। नंबर 2 ये है कि हम लोगों ने जो है ना उसका टेम्परेचर जो है ना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें ये है कि हमारे पास जो बेबीज होते हैं ना, अगर हम प्री टर्म बेबी की बात करें जो अपनी एज से कम होते हैं, जो कम वीक्स के पैदा हो जाते हैं, उन्हें होता है कि जो है ना प्री टर्म इन्फेंट्स है ना उनके अंदर ब्राउन फैट नहीं होता। और ब्राउन फैट ये जो है ना हमारे पास एडल्ट्स में या जो हमारे पास फुल टर्म बेबी होते हैं ना उनके अंदर नॉर्मली होता है। जो ब्राउन फैट है ना वो हीट लॉस से प्रिवेंट करता है हमारे ये अडल्ट्स के अंदर, ठीक है, या इन्फेंट्स के अंदर। और जब प्रीटर्म बेबी होगा उसके अंदर ब्राउन फैट कम होता है जिसकी वजह से उसका हीट लॉस हो जाता है और बेबी हाइपोथर्मिया में चला जाता है, ठीक है। तो कोई भी बेबी जो है ना, कि हम प्री टर्म की बात करें लेकिन अगर बेबी फुल टर्म भी है पोस्ट टर्म भी है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि उसे हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। क्योंकि जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ उसका टेम्परेचर चेंज होता है। पहले वो यूटेराइन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ उसकी चल रही थी, मदर के अंदर उसका टेम्परेचर एक सेट था। जिस तरह ही वो बाहर वाली दुनिया में आया है, ठीक है, जाहिर सी बात है वहां पे टेम्परेचर और होगा, अंदर टेम्परेचर और था, तो बेबी जो है ना उसको हाइपोथर्मिया फेस करना पड़ता है। अब हम लोग 4 इस तरह की चीजें पढ़ेंगे जिसमें हाइपोथर्मिया बेबी को हो सकता है। नंबर 1 जो है ना हमारे पास हीट लॉस की जो मेजर कॉज है ना वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का आपको पता है कि जो हीट है हमारे पास जिसमें हमारे पास एवापोरेट हो जाता है कोई भी फ्लूइड अपवर्ड में, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारे पास अगर बेबी जो है अगर हमने उसे मॉइस्चर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि जो उसका वही जो मॉइस्चर है ना ऊपर से जो पानी वगैरह है वो एवापोरेट होकर ऊपर चला जाएगा और बेबी जो है ना उसका जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, इसकी वजह से वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, बेबी जो है ना उसका स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना है उसकी मदर के साथ, और उसके अलावा जो है ना हमने स्टॉल के अंदर रैप करके रखना है और उससे ज्यादा जो है ना हम लोगों ने मॉइस्चराइज नहीं होने देना, ताकि जो है ना उसके अलावा जब बेबी डिलीवर होता है तो उसके ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह भी तो लगा होता है ना, अगर वो भी इवेपोरेट हो जाएगा तो उसकी बाद जो है ना फिर वो उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी और बेबी हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तो इसलिए जैसे ही बेबी डिलीवर होगा हमने उसे ब्लैंकेट के साथ कवर करना होता है और मदर के साथ कॉन्टैक्ट में रखना होता है ताकि उसका टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहे।
नंबर टू, इसकी जो मेजर कॉज है वो है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में ये है कि हमारे पास कोई भी बेबी के पास कोई इस तरह की सॉलिड चीज पड़ी हुई है जिसकी वजह से उसका हीट लॉस हो रहा है। या एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि लाइक अगर बेबी जो है ना, उसका क्राइब जो है जिसके अंदर बेबी को हमने डाला हुआ बेबी कोट, ठीक है, उसके पास कोई एयर कंडीशनिंग यूनिट पड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई कोल्ड विंडो है, इस तरह की विंडो है जहाँ से सीधी ठंडी हवा आ रही है, या फिर उसके पास कोई एयर कंडीशनिंग यूनिट पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो जिस एरिया के अंदर मतलब जिसके अंदर लेटा है ना बेबी क्राइब, जो उसकी जो वॉल्स है वो भी काफी ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हीट जो है ना वो फिर जो उसका ट्रांसफर हो जाएगा टेम्परेचर, जो हीट वाला एरिया था वो फिर कोल्ड की तरफ मूव कर जाएगा। रेडिएशन में हम यही पढ़ते हैं ना कि हम लोग हाई जो एनर्जी है वहां से हम लोग लो एनर्जी की तरफ मूव करते हैं ना, जो वार्मथ है उसकी कूलर की तरफ मूव करते हैं। तो जब वो कूल विंडो जो उसकी जो वॉल्स है उसको भी वो ठंडा कर देंगी, तो जिसकी वजह से जो है ना हीट ट्रांसफर हो जाएगी, तो बेबी जो है ना वो हाइपो में चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना बेबी भी। जब उसके जिस चीज के अंदर लेटा हुआ है जब वो ठंडी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि वहां से बेबी भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो बेबी जो है हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अवॉइड करना है कि जहाँ जिस जगह पे बेबी लेटा हुआ है उसके पास कोई कूल विंडो ना हो, या फिर जो है ना कोई कंडीशनर वगैरह ना पड़ा हो जिसकी वजह से जो है ना उसे फिर ये जो है ना बेबी हाइपोथर्मिया में जा सके। ठीक है, दो रीजन हो गई है हीट लॉस की। नंबर थ्री इसमें रीजन जो है ना उसमें ये है कि हमारे पास कंडक्शन है। कंडक्शन में ये है कि अगर हमने बेबी को डायरेक्ट किसी इस तरह सरफेस पे लेटा दिया जो कोल्ड है, ठीक है, लाइक हमने बेबी को लेटाया ब्लैंकेट के ऊपर लेकिन ब्लैंकेट गीला था, ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है कि वो जो बेबी जो उसकी हीट है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बेबी जो है ना वो ठंडा हो जाता है, हाइपोथर्मिया में चला जाता है। क्योंकि यहाँ इन्होंने ये बताया कि देखे इन्वॉल्व लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू स्किन विद अ कूलर सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें उसमें कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं हो रहा था, इनडायरेक्ट था, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ी हुई थी ना जो भी विंडो वगैरह थी, और इसमें जो है ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारा उस सरफेस के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मेजर चीज ये देखिए कोई कूल हार्ड टेबल वगैरह है या फिर कोई ब्लैंकेट वगैरह कूल है तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर इन चीजों से हम लोगों ने अवॉइड करना है कि कोई कूल टेबल ना हो या फिर कोई ब्लैंकेट वगैरह ना हो। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने बेबी जो है ना उसको स्किन टू स्किन मदर के साथ कॉन्टैक्ट में रखना है, मदर की चेस्ट के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर। डिलीवरी के बाद इसमें ये होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है तो मदर की जो हीट है ना बेबी तक जाती है, और फौरी जो है ना हम लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी होती है। इससे भी जो है ना बेबी हाइपो में नहीं जाता और इसमें ठीक रहता है बेबी। उसके बाद आ जाएगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी जो है ना इसमें कंडक्शन की तरह ही है, इसमें भी यही है कि हमारे पास हीट लॉस जो है ना हमारे पास सरफेस से होती है बाय एयर करंट। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है प्लेसिंग द इन्फेंट इन अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम अ फैन और एयर कंडीशनर। ठीक है, तो इसमें हम लोग उन्होंने क्या कहा है कन्वेक्शन में कि अगर बेबी लेटा हुआ है ऊपर हम लोगों ने कोई तेज डायरेक्ट पंखा चला दिया या एयर कंडीशनर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि उसका हीट लॉस शुरू होना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो मतलब जो उसके एयर करंट्स है ना साइड पे वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और कूलर एयर उसकी तरफ देंगे और बेबी जो है ना वो हाइपो में जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर वन पे हम लोगों ने उसका एयर वे मेंटेन रखना था, नंबर टू में हम लोगों ने उसका टेम्परेचर जो है ना उसको हाइपो से बचाना है। इसमें मेजर चीजें क्या है, सबसे पहले जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ है उसे मदर की चेस्ट के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर रखना है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखना है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, उसे ब्लैंकेट जो है ना उसके अंदर अच्छे से रैप करके रखना है। ठीक है, और उसकी स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट करना है। अच्छा, नंबर थर्ड हमारे पास क्या इसकी नर्सिंग केयर है, प्रोटेक्ट करना इन्फेक्शन एंड इंजरी। अब कोई भी बेबी है उसे इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है जैसे ही वो पैदा हुआ है, ठीक है, तो इसके आगे सर्टेन पॉइंट्स हैं कि हम लोग किस तरह इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले तो उसने कहा कि जब भी हम लोगों ने बेबी को टच करना है ना तो हमने क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ना हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना इनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। ठीक है, तो हमने जब भी इनको टच करना है हैंड वॉश करने हैं। उसके अलावा जो है ना बच्चों को जो है ना हम लोगों ने उनको खुद प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आप खुद से प्रोटेक्ट करना है, इस तरह के अपने हैंड वॉश करने हैं और सैनिटाइजर वगैरह यूज करना है। उसके अलावा जो है ना दूसरी जो प्रॉब्लम्स फेस करने में आती है ना उसमें ये होता है कि हमने उसकी आई केयर करनी होती है, उसकी एम्ब्लाइकल केयर, उसकी बाथिंग और केयर ऑफ सर्कमसिजन। ये आगे सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब भी कोई बेबी डिलीवर हो रहा है तो हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफिकेशन में ये है कि हम जो है ना उसके जो है ना रिस्ट बैंड लगा देते हैं जिसमें उसका नेम, जेंडर, मदर का नाम, एडमिशन नंबर, डेट, टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, हर चीज लिखी होती है बर्थ रिकॉर्ड वाली। उसके अलावा ये मैनुअल टैग्स भी आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टैग्स भी आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जनाब हम लोगों ने जैसे ही बेबी को हम लोगों ने डिस्चार्ज करना है ना हॉस्पिटल वगैरह से, तो फिर हम लोगों ने उतनी देर तक हम लोगों ने वो टैग लगा के रखने हैं ताकि पता हो कि बेबी जो है ना उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसके अलावा ये होता है कि कुछ ना एबडक्टर्स होते हैं। एबडक्टर्स इनको कहते हैं जो इस तरह की वुमेन्स होती हैं जो ये बेबीज जो है ना उनको उठा के ले जाती है हॉस्पिटल से।
ठीक है। तो हम लोगों ने उनसे भी उनको प्रिवेंट करना है। उसमें क्या होता है कि हम लोग, ये अक्सर हमारे हॉस्पिटल्स में भी देखा गया कि अक्सर जो है वुमेन्स होती हैं एबडक्टर, ठीक है, ये देखिए उन्होंने कहा है कि टिपिकल प्रोफाइल ऑफ एबडक्टर फीमेल होती हैं, बिटवीन एज ऑफ 12 to 55 होती हैं, जिनका जो है ना अपने जो है ना मतलब उनकी लो सेल्फ स्टीम होती है या फिर डिस्टर्ब होती है या उनके अपने बेबीज ही होती है, तो वो क्या करती हैं कि वो हॉस्पिटल से जो है ना वो बच्चे उठा लेती हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने जो है ना इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टैग्स भी लगाते हैं। और ये मतलब एक अच्छा प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉनिक टैग, उसमें ये कि इससे हमें जो है ना आइडेंटिफिकेशन हो जाती है बेबी की, अगर कोई उठा भी ले तो। लेकिन हमें सिक्योरिटी ही इतनी अच्छी रखनी है कि हम लोग जो है ना इनसे प्रिवेंट कर सकें, और ये जो वुमेन्स अंदर ही गिरी होती है इनका नहीं पता चलता। तो ये जो ना हमारे पास एक मेजर इंस्ट्रक्शन देते हैं सबको, गार्ड्स को भी और जो नर्सेज हैं उनको भी और डॉक्टर्स, इन सबको जो ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस बेबी के साथ कौन से उनके अपने अटेंडेंट्स हैं, ताकि कोई और जो ना उसको टच ना करे। और अगर इस तरह हो जाता है मतलब बाई चांस इस तरह हो जाता है कि अगर बेबी जो है ना तो उनको ले जाती है, तो फिर बड़ा ही इशू बन जाता है। ठीक है। तो फिर उनके ऊपर काफी मतलब फिर ये लंबी चीजें चलती हैं। तो मेजर चीज यही है कि हम लोगों ने जो है ना इसमें प्रोटेक्शन करनी है और सबको जो है ना अवेयर रहना चाहिए कि कौन से उसके साथ है और कौन से नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने बेबी जो है ना उसकी आई केयर करनी है। ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम हो जाता है इन्फेक्शन, ठीक है, अगर हम प्रॉपर आईज जो है ना क्लीन ही ना करें तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हो जाता है बच्चों के अंदर। तो हम लोगों ने इसे प्रिवेंट करने के लिए जो एक टाइप का कंजक्टाइवस है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज करना है, सिल्वर नाइट्रेट का 1% सोल्यूशन यूज करना है, एरिथ्रोमाइसिन 0.5% यूज करनी है ड्रॉप्स की फॉर्म में, और टेट्रासाइक्लिन 1% यूज करनी है ऑइंटमेंट या ड्रॉप की फॉर्म में। ठीक है। ये जो तीनों है ना ये इफेक्टिव है गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस में। उसके अलावा जो है ना उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास 14 डेज का कोर्स होता है ओरल एरिथ्रोमाइसिन का, और 3 डेज का कोर्स होता है जो हम लोग देते हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास जो है ना अगर ओरल लेगा ना तो ओरल जो है ना उसके चांसेस भी जो है ना इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। अगर 6 वीक से छोटे बच्चे को अगर हम लोग ओरल दे रहे हैं ना तो उसमें जो है ना हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो है ना मतलब जो उसका पाइलोरिक एरिया है ना वहाँ पे सॉरी स्टमक के अंदर जो पाइलोरिक एरिया उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो है ना अवॉइड करना है कि हम लोग 6 मंथ से जो छोटा बेबी है ना उसको हम लोग ओरल ना दें। ठीक है। आपको पता है कि हम लोग जो वीनिंग भी है वो स्टार्ट करवाते हैं 6 वीक्स 6 मंथ के बाद। ठीक है। तो इसलिए 6 वीक्स का बेबी तो बहुत छोटा होगा, तो हम लोग उसे ओरल नहीं देना, हम लोग ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं उसकी आई केयर करने के लिए। तो प्रॉपर आई केयर करनी है। उसके बाद विटामिन के की एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि बर्थ के बाद जो है ना नॉर्मली जो है ना हमारे जो है ना जो ब्रेस्ट जो मिल्क होता है ना उसके अंदर आपको पता है विटामिन के होता है, या हमारी बॉडी जो है ना खुद भी जो है ना वो सिंथेसाइज करती है जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं। लेकिन जो न्यू बॉर्न होते हैं ना उनमें जो है ना विटामिन के जो है ना उसकी सिंथेसिस नहीं हो रही होती, लेकिन वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा होता है, और ब्रेस्ट मिल्क में भी जो है ना इसकी क्वांटिटी काफी कम होती है। ठीक है। और तकरीबन फर्स्ट जो 3 से 4 डेज होते हैं ना इन डेज में जो है ना इसे ज्यादा जरूरत होती है कि उसे विटामिन के की एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए, ताकि वो कोई ब्लीडिंग वगैरह किसी किस्म की ना हो। ठीक है। क्योंकि उसका इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो विटामिन के नहीं बना रहा, ना ही पेट के अंदर इतनी विटामिन के है। सो हम लोगों ने उसे विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर करनी है। और विटामिन के एडमिनिस्टर करने के लिए जो प्रेफर्ड साइट्स उन्होंने बताई हैं, वो एक तो ये वेटस लिटेरिस है या फिर वेंटो ग्लूटियल। ठीक है। ये दोनों जो है उसके मसल्स हैं जहाँ पे हम लोग उसे इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इंजेक्शन जो है ना उसकी हम लोगों ने सिंगल डोज लगानी होती है, जो 0.5 से लेके 1 mg तक होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि विटामिन के की हम कितनी डोज लगाते हैं, 0.5 to 1 mg। उसके बाद ये हमने फर्स्ट से 3 to 4 डेज के अंदर लगानी होती है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हम लोगों ने करनी होती है। ये हम लोगों ने अपना आईपीआई शेड्यूल के अंदर भी पढ़ा था कि हेपेटाइटिस बी जो है उसकी वैक्सीन देनी होती है। तो फर्स्ट 3 डोज ऑफ हेपेटाइटिस वैक्सीन इज रिकमेंडेड सून आफ्टर बर्थ। ठीक है। पहले जब आप बर्थ के फौरी बाद 3 डोजेज आती हैं, उसके बाद फिर हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद भी आती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर जो है ना मदर जो है ना वो नेगेटिव है ना, मतलब उसकी जो एंटीबॉडीज है वो नेगेटिव है, तो फिर हम लोग 30 डेज के अंदर अंदर हम लोगों ने जो है ना उसको हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगानी होती है, रिगार्डलेस ऑफ एज और बर्थ वेट। ये चीजें नहीं हम लोगों ने देखनी, बस 30 डेज के अंदर हम लोगों ने उसे वैक्सीन लगा देनी है। ठीक है। और अगर जो मदर पॉजिटिव है ना उसकी एंटीबॉडीज जो है पॉजिटिव है, तो फिर हम लोगों ने 12 आवर्स के अंदर अंदर लगानी होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर नेगेटिव है तो 30 डेज के अंदर, और अगर पॉजिटिव है तो फिर 12 आवर्स के अंदर हम लोगों ने उसे लगा देनी है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। उसके बाद जो कोई भी न्यू बॉर्न डिलीवर हुआ है हम लोगों ने स्क्रीनिंग करनी है उसकी, कोई उसे डिजीज तो नहीं है।
कोई मतलब उसे विजिबल डिजीज हो जो हमें नजर आ रही हो, या फिर इनविजिबल, ठीक है, जिनका हमें नहीं पता, डायग्नोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने देखनी है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं जैसे फिनाइल कैटेगोरिया कैटेगोरिया के अंदर, ठीक है, ये कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स ही हैं जिनमें जो ना प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती है, या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिनाइल कैटेगोरिया के लिए देखना है। कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म देखना है कि वो हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। और हाइपोथायराइडिज्म भी जो है ना, ये फिर कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज की तरफ लेके जाता है, जिसमें आगे बेबीज को जो है ना काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखना है कोई सिकल सेल डिजीज, कोई ब्लड की डिजीज तो नहीं है, या लैक्टोसीमिया वगैरह तो नहीं है। ये चीजें हम लोगों ने देखनी है। एचआईवी वगैरह के लिए देखना है, और नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ना अर्ली ही अपने जो उनके पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करना है कि स्क्रीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर बाद में मतलब अभी डायग्नोस ना हुई तो बाद में हुई तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए, उनके बेबीज के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने, इसके अलावा हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 वीक्स के अंदर अंदर हम लोगों ने जो है ना ये जितनी भी इसकी स्क्रीनिंग वगैरह है ना वो कंप्लीट करनी होती है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, ये भी जो ना 50% उन्होंने कहा न्यूबॉर्न्स जो है ना मतलब हियरिंग लॉस के साथ आते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि हम लोगों ने जैसे ही डिलीवर हुआ ना बेबी, तो हम लोगों ने उसकी हियरिंग स्क्रीनिंग करनी है, तो उसके जो है ना हियरिंग उसकी ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओटेक्योस्टिक एमिशन करते हैं। ठीक है, ये एक डिवाइस होती है, इसमें हम लोग जो है ना उसकी एक्सटर्नल किनाल उसके अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं और साउंड देते हैं। ठीक है, जब साउंड देंगे ना तो उसकी वजह से बेबी जो है ना वो रिस्पॉन्स करता है। ये हमारे पास एक टेस्ट होता है जो हम लोग करते हैं, और ये हम लोगों ने करना होता है विदिन 48 आवर ऑफ एज। ठीक है, और अर्लियर टेस्टिंग जो है ना हमें बता देगी कोई उसके प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, और कोई फ्लूड वगैरह तो नहीं है उसके मिडल एयर के अंदर। उसके बाद बाथिंग आ जाएगा। बाथिंग में ये है कि हमारे पास जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ ना, फौरी कभी भी हम लोगों ने बात नहीं करवाना। ठीक है, मिनिमम जो है ना हम लोगों ने आफ्टर 6 आवर जो है ना बर्थ के बाद हम लोग बात करवा सकते हैं, लेकिन वैसे ये एडवाइस की जाती है कि जो पहला बात जो है ना हमारे पास हो 24 आवर के बाद। उसकी जो है ना रीजन क्या है कि एक तो जो है ना जो इन्फेंट है ना उसकी स्किन जो है ना उसकी पीएच काफी कम होती है। ठीक है, पूरी जो है ना उसकी 5 पीएच होती है, और उसके अलावा जो है ना उसका बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट जो है ना काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना हमारे पास जो स्किन होती है ना बेबीज की, वो ना उसके ऊपर वर्निक्स कशियोसा पड़ा होता है, मैंने आपको बताया था, जो उसे ना इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट कर रहा होता है। अगर हम उसे वॉश कर देंगे ना तो वो जो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और हम लोगों ने प्रिजर्व करना होता है एसिड मेंटल। ठीक है, यानी ये है कि एसिड मेल्ट इस तरह के मतलब जो सॉप्स वगैरह हम यूज करते हैं ना, अक्सर उसके अंदर वो जो ना अल्कलाइन होते हैं, ऑयल सॉप्स पाउडर वगैरह। ठीक है, तो हम लोगों ने यूज नहीं करने, क्योंकि अगर हम लोग अल्कलाइन सॉप यूज करेंगे तो जो उसकी एसिड की लेयर है ना वो प्रिवेंट वो मतलब वो रिमूव हो जाएगी, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ना उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ये देखे ना मतलब पीएच 5 है, इट्स मीन के उसकी जो है ना मतलब एसिडिक पीएच है। ठीक है, और एसिडिक में आपको पता है कि जो बैक्टीरिया वो सरवाइव नहीं करते, तो हम लोगों ने इसलिए उसकी एसिडिक मेंटल जो ना मेंटेन रखनी है कितनी देर के लिए, उसकी मतलब अपनी इम्यूनिटी थोड़ी डेवलप नहीं होती, तो हम लोगों ने फौरी बात कभी भी नहीं देना। उसके अलावा एक फौरी बात का ये भी होता है कि बेबी जो ना वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है, तो हम लोगों ने नहीं बात देना। उसके अलावा कहा कि इट इज रिकमेंडेड द फर्स्ट 4 2 to 4 weeks was the infant to be bath no more than 2 or 3 weeks टाइम्स पर वीक। ठीक है, हम लोग 2 से 3 टाइम्स ज्यादा हम लोगों ने पर वीक जो है ना उसको बात नहीं देना फर्स्ट 2 से 4 वीक्स में। और अगर हम लोगों को बात देना भी है तो प्लेन हम लोगों ने जो वार्म वाटर है ना उसके साथ हम लोगों ने देना है, और कोई अल्कलाइन सोप नहीं यूज करना। और उसके अलावा जो ना हम लोगों ने जब देखना है जब उसे मतलब ये प्रैक्टिस करना है, तो हम लोगों ने उसकी स्किन और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह को प्रॉपरली ड्राई होने देना है, और जो उसकी हेड टू टो जो है ना डायरेक्शन वहां पे भी हम लोगों ने क्लीन करना है। उसके बाद अम्बिलिकस की केयर हम किस तरह करते हैं, अम्बिलिकस जो है ना उसको हम लोगों ने क्लीन करना होता है स्टीराइल वाटर के साथ या फिर न्यूट्रल पीएच के साथ। ठीक है, या हम लोग को वेट वो वाटर वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं। कोई हम लोगों ने एसिडिक चीज नहीं लेनी है, ऐसी नहीं चीज लेनी जिसमें मतलब कोई एसिड हो या फिर अल्कलाइन हो। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो डायपर है ना उसकी हम लोगों ने पोजीशन इस तरह रखनी है कि वो इरिटेट ना करे उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को, उससे मतलब नीचे रखना है उसके डायपर को। और उसके अलावा जो ना हमारे पास अगर मतलब वहां पे गैंग्रीन वगैरह हो गया है, ठीक है, तो मतलब मेजरली ये होता है कि 5 to 15 डेज के अंदर ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना खुद ही शट ऑफ हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने उसे वो क्लैम्प किया होता है। तो आगे जब गैंग्रीन होती है, नेक्रोसिस होती है, तो 5 to 15 डेज के अंदर वो खुद ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है सर्कमसिजन।
सरकमसियन भी जो है ना मतलब 40 to 70 परसेंट जो है ना वो न्यू बोर्न्स जो है ना वो सरकमसाइज्ड है। लेकिन ये मतलब हर एक कंट्री की प्रैक्टिस नहीं है, सबकी अलग अलग प्रैक्टिस है। ठीक है, तो हम लोग लोकल एनेस्थेटिक भी यूज करते हैं पेन वगैरह के लिए यूज करने के लिए, या हम मैनुअल भी चीजें यूज करते हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें अपनी याद रखना है कि रिस्क एंड बेनिफिट्स क्या है न्यू नेट्स की जो सरकमसियन होती है उसके। रिस्क तो उसमें ये हो सकते हैं कि जब हम लोगों ने उसकी सरकमसियन की तो वहाँ पे हैमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे, मिटाइटिस हो सकता है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके अलावा एडियन हो जाती है कि स्किन जो है ना उसकी मतलब एडहेयर हो गई है। उसके बाद कंसील्ड पेनिस हो सकता है, यूरेथ्रल फिस्ट्यूला कोई बन सकता है, मीटल स्टीनोसिस हो सकती है, यानी वहां पे कोई नैरोइंग हो गई है पासेज के अंदर, या नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, तो पेन जो है ना हमारे पास ये तो एक मतलब चीज है जो हो ही सकती है नॉर्मल। तो हम लोगों ने क्या करना है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में उन्होंने कहा कि उसका हार्ट रेट इंक्रीज रह सकता है, बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं, क्राइम कर सकता है, उसका कोर्टिसोल लेवल ज्यादा हो सकता है, या ब्लड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन जो है ना उस जगह पे वो कम हो सकती है। ये इसके रिस्क है। लेकिन इसके अगर रिस्क है तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। बेनिफिट्स में ये है कि हमें प्रिवेंट कर रहा है ये पिनाइल कैंसर से। ठीक है, ये जो मतलब जो मेल बेबीज होते हैं उनमें पिनाइल कैंसर से प्रिवेंट कर रहा है, प्रोस्टाइटिस से प्रिवेंट कर रहा है। प्रोस्टाइटिस ये होता है कि जो उसकी प्रीप्यूस एरिया होता है ना वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यूटीआई के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। उसके बाद बेलानाइटिस, जिसे इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं, वो उसके डिक्रीज हो जाता है। इंसिडेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। उसके अलावा एचआईवी जो है ना उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो बाद में सरकमसियन के बाद आती हैं उनसे हम प्रिवेंट हो जाते हैं। और प्रिवेंट करता है कि मेल इमेज ऑफ दैट कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, मतलब ये एक कल्चर भी है ना, तो कल्चरली भी प्रिस्क्राइब्ड है, तो फिर उसका जो ना बॉडी इमेज भी उसके मुताबिक हो जाता है। ये आपने अच्छे से करना है टेबल। अच्छा, उसके अलावा जो है सरकमसियन के प्रोसीजर उन्होंने बताए हुए हैं, उसमें ये है कि हमारे पास या तो हम लोग गोमो या मोगन क्लैम्प करते हैं। ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो उसकी फोर स्किन है ना आगे से उसको हम लोग क्लैम्प कर देते हैं और बाद में आगे से कट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कट करते हैं जो उसकी नर्व एंडिंग्स है ना वो खुद ही क्रश हो जाती हैं। और लेकिन जो है ना इसमें होम्योस्टेसिस हो सकता है। ठीक है, एक तरीका ये है, ये मैनुअल तरीका है जिसमें हम लोग खुद ही क्लैम्प करके आगे से कट कर रहे हैं। और दूसरा जो है ना प्लेस्टिबल प्रोसीजर है। प्लेस्टिबल प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें जो ना हम लोग जो ना एक रिंग सा होता है प्लास्टिक का रिंग, वो उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रिंग होती है उसे जो ना जोर से टाई कर देते हैं, लाइक टॉर्निकेटिंग जैसे होता है उसे टाई कर देते हैं। तो जो एक्सेस स्किन जो होती है ना वो उसमें खुद ही नेक्रोसिस होकर और वो खुद ही ट्रिम हो जाती है अबाउट 5 to 8 डेज के अंदर जो ना वो जो रिंग है ना वो खुद ही सेपरेट हो जाती है और गिर जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर्कमसियन जो है उसके बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट जो है ना उसको रिकॉर्ड करना होता है, फिर उसमें हम लोगों ने साइन ऑफ इन्फेक्शन देखने होते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। कि उन्होंने कहा कि जब एक दो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए ना तो फिर इन्फेंट जो है उसको हम लोग रेस्ट्रेन वगैरह से रिलीज कर देते हैं, कि अगर बेबी ज्यादा इरिटेबल है तो उसे रिस्ट्रेन किया होता है ना। और अगर पेरेंट्स जो है ना उस टाइम नहीं होते प्रेजेंट तो फिर हम उसे इन्फॉर्म कर देते हैं। और बाद में जो है ना ऊपर हम लोग पेट्रोलियम गोज वगैरह अप्लाई करना होता है लूजली, ताकि वो ठीक हो जाए। और इसके अलावा वहाँ पे फिर ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, उसको हम लोगों ने देखना है, एवेलुएट करना है कि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही। और जो फर्स्ट वर्ड है मैंने बताया आपको रिकॉर्ड करना है, और अगर उसमें से कोई सेकंड डे जो है ना वहाँ पे येलोइश व्हाइट कलर का निकलता है एक्सयूडेट वगैरह, उसको भी नोट डाउन करना होता है। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि हम लोग इन्फेक्शन और इंजरी से किस तरह प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, इसमें ये है कि हम लोगों ने इसकी न्यूट्रिशन का कैसे ख्याल रखना है। बेबी जो इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। ठीक है, उसमें जो है ना हर मतलब बहुत एडवांटेजेस है उसके, और हर जो है ना न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट के अंदर पड़ी होती है, जैसा मतलब जितनी बेबी को चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने हमेशा प्रेफर करना है ह्यूमन मिल्क को। और अगर समटाइम इस तरह होता है कि कुछ रीजंस होती हैं जिसमें जो है ना वो ह्यूमन मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते बेबीज, देन फिर हम लोगों ने फॉर्मूला फीड की तरफ जाना है। अच्छा, जो ह्यूमन मिल्क है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन मिल्क है ना, नंबर वन तो ये इसमें जो ना इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, जो बेबी जो है ना उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये जो मिल्क है बहुत डाइजेस्टेबल होता है, जिसमें बेबी जो है ना अक्सर 2 to 3 आवर्स के बाद से दोबारा भूख लग जाती है, फौरी यूरिन कर देता है, फौरी उससे भूख लग जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना इसके अंदर टी और बी लिम्फोसाइट्स ज्यादा होती हैं, और सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन आईजीए जो है ना हाई अमाउंट में होती है। जो क्लोस्ट्रियम होता है ना, जो फर्स्ट जो मदर मिल्क होता है क्लोस्ट्रियम, उसमें आईजीए एंटीबॉडीज काफी ज्यादा होती हैं।
फिर जो ना इसके अंदर लिपिड का कंटेंट भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो ना प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन होती है उसके मिल्क की। बेबी जो है ना वो उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और देन दोबारा जो है ना उनको भूख लग जाती है 2 to 3 आवर्स के बाद। उसके अलावा इसमें ओवरऑल जो कंटेंट है ना मिल्क का, वो इसमें कंटेंट फैट का वो ज्यादा होता है देन काउ मिल्क। उसके अलावा जो उनका एक प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो ह्यूमन मिल्क के अंदर वो लैक्टोज है। और उसके अलावा इसमें लैक्टोज होता है। और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें होते हैं, जिसमें ग्लैक्टोज है, ग्लूकोसामाइन वगैरह ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज अ प्रोबायोटिक एक्ट करते हैं और हमें प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन वगैरह से। उसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें लैक्टल ब्यूमिन है और कैसीन है। और इनका क्या फंक्शन है, जो कैसीन है ना वो इसकी अब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छा कर देती है, और लैक्टल ब्यूमिन जो है ना ये भी इसकी जो है ना डाइजेशन बहुत अच्छा इंप्रूव कर देती है, जिसमें जो है ना बेबी जो है इजीली जो है इसे डाइजेस्ट कर लेता है। और उसके अलावा उसका स्टूल भी वेन सॉफ्ट आता है, ये इसे एक लैक्सेटिव इफेक्ट देता है। और उसके अलावा इसकी बैक्टीरियोस्टेटिक कैपेबिलिटीज हैं, जिसमें मतलब इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना उनके अगेंस्ट जो है ना उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ये कि जो मदर जो है ना उसके अंदर मदर मिल्क जो होता है उसके अंदर विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है। और विटामिन डी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको पता है कि इसमें देन जो है ना बाद में फिर वो ब्लीडिंग वगैरह चांसेस होते हैं अगर विटामिन डी ना हो तो। अच्छा, ये जो था ना सारा, ये कि मदर मिल्क के अंदर क्या चीजें थी। देन ये लास्ट एक है ये वाला टेबल, ये आपने बहुत अच्छे से करना है, 10 स्टेप्स टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है कि हमारे पास 10 स्टेप्स कौन से होने चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग में। ये जब हमारा टाइम था, थर्ड ईयर में हम थे, हमें ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपने भी अच्छे से करना है, आप इसको कोई निमोनिक भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी याद करना है। लेकिन 10 के 10 पॉइंट आपको आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन ये है कि हमने कहीं भी इम्प्लीमेंट करवाना है ना ब्रेस्ट फीडिंग को, नंबर वन ये है कि उस जगह पे जो ना हमारे पास एक रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए, जिसको हम लोग डेली अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है, एक रिटर्न पॉलिसी लगी होनी चाहिए जिससे हम लोगों ने डेली कम्युनिकेट करना है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ साथ। नंबर टू ये कि हम लोगों ने जितना भी हमारा हेल्थ केयर स्टाफ है ना उसको हम लोगों ने ट्रेन करना है कि वो इम्प्लीमेंट कर सके इस पॉलिसी को। पहले हम लोग उन्हें कम्युनिकेट कर रहे थे, नंबर टू में हमने उनको ट्रेन करना है। नंबर थ्री जो ना जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है ना उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म करना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके कितने बेनिफिट्स हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग को उससे मैनेज किस तरह करना है। देन हमने प्रेग्नेंट वुमेन्स को इन्फॉर्म किया। उसके बाद जो मदर्स है ना उनको हम लोगों ने हेल्प भी करना है कि वो विद इन हाफ एन आवर जो है ना बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाएं। ठीक है, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं होती कि वो ना मतलब खुद कर सके, तो उन्हें हेल्प की जरूरत होती है। तो हमने उन्हें हेल्प करना है कि विद इन हाफ एन आवर जो है ना वो बर्थ के ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाएं। उस टाइम क्लोस्ट्रियम होता है जो बहुत जरूरी होता है, बेबी को फर्स्ट जो फीड है वो कभी भी वेस्ट नहीं करनी, वो हमेशा बेबी को देनी है। उसके अलावा हम लोगों ने मदर को शो भी करवाना है कि किस तरह ब्रेस्ट फीड करवानी है, उनको लोकेशन के बारे में बताना है, उन्हें जो ना सारा गाइड करना है कि किस तरह वो अपनी जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड करवाएं। फिर जो है ना न्यू बॉर्न इन्फेंट्स जो है ना उसको हम लोगों ने कोई भी फूड या कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं देना ब्रेस्ट मिल्क के अलावा। ठीक है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा। फिर हम लोगों ने ये प्रैक्टिस करना है रोमिंग इन अलाउइंग मदर एंड फैन टू रिमेन टुगेदर 24 आवर। ठीक है, हमने रोमिंग इन करवानी है। रोमिंग इन में ये होता है कि हम मदर और जो बेबी है उनको टच में रखते हैं एक दूसरे के। अगर बेबी पास किसी क्राइब में पड़ा है ना तो हम जो उसका वो क्राइब है ना वो मदर के बेड के पास रखते हैं, और अगर क्राइब की जरूरत नहीं है तो जो बेबी है ना उसको मदर के साथ कॉन्टेक्ट में रखते हैं। इसे कहते हैं रोमिंग इन। ये हम लोगों ने 24 आवर का करवाना है ये प्रैक्टिस मदर के साथ। फिर हम लोगों ने इनकरेज करना है ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। ये सारी जो है ये WHO की जो है रिकमेंडेशन है। हम लोग ने ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, डिमांड का मतलब ये कि जब बेबी क्राई करेगा, जब डिमांड करेगा तब हम लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। उसके अलावा हम लोगों ने उसे कोई आर्टिफिशियल जो ना कोई पेसिफायर नहीं देने, कोई टीट्स वगैरह नहीं देनी, जैसे ये जरा अक्सर गुट्टी देते हैं, वो भी नहीं देनी चाहिए आर्टिफिशियल। वो भी एक आर्टिफिशियल चीज़ है, और उसमें भी ये होता है कि उसे GIT इन्फेक्शन हो सकते हैं। और लास्ट वन ये है कि हम लोगों ने फोस्टर करना है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और ग्रुप्स वगैरह उनको सपोर्ट करना है, और मदर्स को रेफर करना है कि डिस्चार्ज हो हॉस्पिटल से और क्लिनिक से जल्दी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिटर्न पॉलिसीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 स्टेप्स है सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के। ठीक है, ये आपने अच्छे से करने हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। हमारा यूनिट जो है ना ये 5 ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम लोग अपना यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। सो होप सो आप लोग जो है ना जिस चीज़ की भी आपको समझ नहीं है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी टेबल्स हैं ना जो मैंने अभी पढ़ाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने 10 स्टेप्स पढ़ाए थे, एक मैंने आपको सर्कमसिजन के रिस्क और बेनिफिट्स बताए थे, और इसके अलावा हाँ बस ये दो पढ़ाए हैं। आई थिंक एक और टेबल पढ़ाया है।
नहीं, यही थे ये दो जो है ना, आपने अच्छे से करने हैं। उसके अलावा आपको इसकी केयर आनी चाहिए, नर्सिंग केयर क्या है न्यूबॉर्न्स की। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।